हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज जो कि मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ी है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है और एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद में हमने फंक्शंस के टाइप पढ़े थे। फंक्शंस में हमने एक इंजेक्टिव फंक्शन जिसको हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था जिसको हम वन वन एंड ऑन टू बोलते हैं, और एक और सर्जेक्टिव फंक्शन भी हमने पढ़ा था जिसको हम सिर्फ ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद में हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो चीज सीखी थी, और फिर बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। आज हम इन सारे टॉपिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। उसका सबसे पहले हम एग्जांपल 41 स्टार्ट करेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 41 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 41 पेज नंबर 26। इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, यहां पर आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन एग्जांपल 41। क्वेश्चन में आपको गिवन है R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपको दो रिलेशन दिए हुए हैं R1 एंड R2 किसी सेट पर, सेट ए पर, और उसने बोला है कि यदि R1 R2 इक्विवेलेंस है तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा। ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? यदि R1 और R2 का आप इंटरसेक्शन लेते हो, इंटरसेक्शन मतलब कि उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकालोगे तो R1 इंटरसेक्शन R2 बन जाएगा। तो इस R1 इंटरसेक्शन R2 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे भी इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी को शो करेंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। आपको दिया हुआ है कि R1 और R2 इक्विवेलेंस है, मतलब R1 रिफ्लेक्सिव है। यदि R1 रिफ्लेक्सिव है तो क्या हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन होगा? हाँ, होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन हो जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि A, बिलोंग्स टू R1, हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन होगा, तो ये R1 का एलिमेंट होगा। वैसे ही ये जो आपने R1 और R2 जो दो सेट्स बनाए हैं, दो रिलेशन बनाए हैं, वो कौन से सेट पर है? ऑन सेट A। तो जो A, R1 में है वही A, R2 में भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि R1 जो रिलेशन है वो भी सेट A पर बनाया गया है और R2 जो रिलेशन है वो भी सेट A पर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो सेट A में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो R1 में क्या होगा? 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा, 3, 3 भी होगा। R2 जो रिलेशन बनाया वो भी सेट A पर है, तो उसमें भी 1, 1 होगा, 2, 2 होगा और 3, 3 होगा। मतलब कि R1 में जो एलिमेंट्स होंगे वही के वही R2 में भी होंगे। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है, मैं रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं। तो वही सारे, इसमें भी 1, 1 होगा, इसमें भी 2, 2 होगा, इसमें 3, 3 भी होगा। R2 में भी 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों होंगे। अब यदि मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, R1 इंटरसेक्शन R2, तो उसमें क्या आएगा? ये दोनों कॉमन है, A, A यहां पर भी, A, A यहां पर भी, तो उसमें भी A, A वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि ये वाला रिफ्लेक्सिव है, ये वाला रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो वो जो बनेगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हो कि R1 जो रिलेशन है वो सेट A पर बनाया गया है। यदि वो रिफ्लेक्सिव है तो उसमें 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा। R2 रिलेशन में भी 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों आएंगे। यदि मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया
तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी 1 1 2 2 और 3 3 आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि यदि किसी रिलेशन में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने यहां पर मान लिया लेट R1 इंटरसेक्शन R2 में, या ऐसा लिख लेते हैं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। R1 इंटरसेक्शन R2 का एक एलिमेंट मैंने मान लिया a कॉमा बी। यदि a कॉमा बी यहां पर है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि यदि a कॉमा बी है तो क्या b कॉमा ए भी होगा क्या। यदि b कॉमा ए भी होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक, आप लोग पहले के लेक्चर्स यदि आपने देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक में हम एक एलिमेंट पहले ही मान लेंगे कि a कॉमा बी वहां पर है, और अब हम चेक करना चाहते हैं कि b कॉमा ए होगा या नहीं होगा। तो देखो यदि a कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर a कॉमा बी R1 में भी होगा एंड a कॉमा बी R2 में भी होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 का क्या मतलब है, जो एलिमेंट R1 और R2 दोनों में है वही R1 इंटरसेक्शन R2 में आ सकता है। तो यदि a कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो मतलब a कॉमा बी R1 में भी होगा और a कॉमा बी R2 में भी होगा। अब आपको ये दिया हुआ है कि R1 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R1 यदि इक्विवेलेंस है मतलब वो सिमेट्रिक है, और यदि वो सिमेट्रिक है तो यदि यहां पर a कॉमा बी है तो इसमें b कॉमा ए भी होगा। देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड b कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। Since R1 and R2 are symmetric, क्योंकि R1 और R2 सिमेट्रिक है तो इसीलिए यदि R1 और R2 में a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होगा। ठीक है, यदि b कॉमा ए R1 में भी है, b कॉमा ए R2 में भी है, तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो b कॉमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 का भी एलिमेंट होगा ही होगा। तो ये आप लेकर के चले थे कि a कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और लास्ट में हमें मिल रहा है कि b कॉमा ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो इसका मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो सिमेट्रिक भी होगा। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो वो कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि आप दो एलिमेंट पहले ही मान लोगे। हमने मान लिया, ट्रांजिटिविटी हम चेक कर रहे हैं। यहां पर मैंने पहले ही मान लिया कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, b कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमने पहले दो एलिमेंट यहां पर मान लिए हैं कि a कॉमा बी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और b कॉमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब हमें यह बताना है कि a कॉमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो यदि a कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, देयरफॉर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो R1 में भी है और R2 में भी है, और वैसे ही एंड b कॉमा सी जो है वो भी R1 में भी है एंड R2 में भी है। अब उसने आपको दिया हुआ है कि R1 और R2 दोनों क्या है, ट्रांजिटिव है। यदि R1 और R2 ट्रांजिटिव है तो यदि R1 में a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी को भी होना ही पड़ेगा क्योंकि R1 ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। a कॉमा बी, b कॉमा सी, तो a कॉमा सी भी होगा। क्यों? क्योंकि R2 भी ट्रांजिटिव है। सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, इसका रीजन लिख रहा हूं मैं यहां पर। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव है। तो यदि a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी होगा।
ए कॉमा सी R1 में भी है और ए कॉमा सी R2 में भी है। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और यही आपको प्रूव करना था। हमने मान लिया था पहले कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में जो एग्जांपल्स है वो सिंपल हैं। जो एग्जांपल्स मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है वही वाले एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं, या जो थोड़े लॉजिकल हैं। जैसे कि एग्जांपल 46 पर आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में एक एक नंबर में आ सकते हैं, जो कि एग्जांपल 46 में पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए इक्वल टू 1 2 3 टू इटसेल्फ। 1 2 3 से खुद पर ही कितने 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो कितने बनाए जा सकते हैं। 1 कितने एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है? 3। 1 के पास में कितने ऑप्शन है? या तो इससे कनेक्ट हो जाए, या इससे कनेक्ट हो जाए, या इससे कनेक्ट हो जाए। इन तीनों में से किसी भी एक से कनेक्ट हो सकता है। तो 1 को कनेक्ट होने के लिए 3 ऑप्शन है। मान लो 1 2 से कनेक्ट हो गया, अब 2 को कनेक्ट होने के लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन, या तो इससे हो गया। 3 को कनेक्ट होने के लिए एक ही ऑप्शन है। तो मतलब कि यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? 3 2 6 कॉम्बिनेशन। इसको मैं 3 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं। मतलब यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनाया जा सकते हैं? 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम कितने फंक्शन यहां पर पॉसिबल है? 6 अलग अलग फंक्शन यहां पर पॉसिबल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एग्जाम्पल 47। लेट ए इक्वल टू 1 2 3। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3। और आपसे पूछा गया है देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। आपको वो वाले रिलेशन बनाने हैं जिसमें 1 2 एंड 2 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। 1 2 एंड 2 3 which are reflexive। आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें 1 2 और 2 3 होना ही चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। 1 2 और 2 3 तो होना ही चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए उसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा। रिफ्लेक्सिव 1 या सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यदि 1 2 है तो 2 1 रख सकता हूं मैं, क्योंकि अभी 3 2 मैंने नहीं रखा है, तो सिमेट्रिक नहीं बना। तो अब देखो ये आपका पहला रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं है, तो मैं यहां पर 1 3 रख देता हूं। क्या अब ये ट्रांजिटिव बन गया? तो हाँ बन गया है। किसी को कोई डाउट है? 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, क्या 1 3 भी है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है तो इसका उल्टा वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन। अब एक और रिलेशन बना करके देखते हैं। 1 2 और 2 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो बन गया है। आपको सिमेट्रिक नहीं बनाना है, पर ट्रांजिटिव तो बनाना है, ठीक है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैंने 1 3 भी यहां पर रखा, ये तो वही वाला है। अब मैं और क्या एलिमेंट यहां पर रख सकता हूं? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस ए में मैक्सिमम कितने एलिमेंट है वो सारे लिख लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1
2,3, 3,1, 3,2। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। देखो ये तीनों आ गए, 1 2 भी आ गया है, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 3 आ गया। अब बच रहा है ये 2 1 3 1 एंड 3 2। इसमें से मैं क्या एलिमेंट यहां पर रख सकता हूं? देखो यदि मैं यहां पर 2 1 रखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? 1,2 है, 2,1 है, 1,1 भी है, तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव आपको चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये ट्रांजिटिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? 1,2 इसका उल्टा तो है 2,1, बट 2,3 इसका उल्टा नहीं है 3,2। 1,3 इसका उल्टा 3,1 भी नहीं है। तो ये एक और आपका ऐसा रिलेशन हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब एक और रिलेशन बनाते हैं। यदि मैं यहां पर 1,2, 2,3, 1,1, 2,2, 3,3, ये तो होना ही चाहिए। इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 1,3 भी यहां पर रखना पड़ेगा। अब देखो 2,1 तो हम एक बार रख चुके हैं, ये वाला हम एक बार रख चुके हैं। यदि मैं 3,1 यहां पर रखता हूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? तो देखते हैं, 3,1 रख के देख लो। देखो 3,1 रखने पर क्या हुआ? 1,3 है, 3,1 है, A, B, B, C, तो A, C 1,1 भी है, मतलब ट्रांजिटिव तो रहेगा। कैसे? 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी है। इन दोनों एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव हो गया ये वाले से। इन दोनों में देखते हैं कि ट्रांजिटिव कैसे है। 1,3 है, 3,1 है, तो 1,1 भी है, मतलब ट्रांजिटिव तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? एक केस ये वाला गलत हो रहा है कि 2,3 है, फिर 3,1 है, तो 2,1 भी रखना पड़ेगा यहां पर, तो मैंने 2,1 रख दिया। ठीक है, क्या अभी ये ट्रांजिटिव है क्या? देखो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 रखा हुआ है, 2,3 है, 3,1 है, तो 2,1 भी है। ठीक है, 1,2, 2,1, तो 1,1 भी है, 1,3, 3,1, तो 1,1 भी है। मतलब हाँ ये ट्रांजिटिव तो है, पर अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2,3 का उल्टा वाला एलिमेंट 3,2 यहां पर नहीं है। तो ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो मैंने यहां पर कितने एलिमेंट्स ले लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब एक ये वाला एलिमेंट बच रहा है जो कि हमने रिलेशन में नहीं डाला है। यदि मैं इसको डाल दूंगा यहां पर, तो ये वाला रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। पर आपको सिर्फ वही वाले रिलेशंस बनाने हैं जो कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना कैसे है। ये दो एलिमेंट तो उसने बोला है कि फिक्स रहेंगे, तो उन दोनों एलिमेंट्स को डाल दिया। उसने बोला रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 भी आ जाएंगे। और ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,2, 2,3, तो 1,3 भी रखना पड़ेगा, 1,3 भी रख दिया। तो पहला वाला ट्रांजिटिव हो गया, सबसे छोटा रिलेशन है ये। उसके बाद में अब दूसरा बनाते हैं, तो 1,2, 2,3 और ये तीनों एलिमेंट तो होंगे। इसको ट्रांजिटिव 1,2, 2,3, तो 1,3 रखना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो ये तो वही वाला है। अब और क्या एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं जिससे कि ये ट्रांजिटिव बना रहे बट सिमेट्रिक नहीं हो जाए, सिमेट्रिक नहीं बनना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर 2,1 रख देता हूं तो अभी भी ये ट्रांजिटिव है। कैसे है ट्रांजिटिव? 1,2, 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 2,1, तो 1,1 भी है, मतलब हाँ ये अभी भी ट्रांजिटिव है। 2,1 को यदि मैं यहां पर रखता हूं तो ट्रांजिटिव तो बना रहेगा, पर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2,3 है तो 3,2 यहां पर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये एक और रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में हमने इस रिलेशन में और क्या हम ऐड कर सकते हैं? तो अब देखो मैंने ये तो पूरा वैसा के वैसा रहने दिया, 1,2, 2,3, 1,1, 2,2, 3,3, ये 1,3 भी है, 2,1 भी है।
एक और एलिमेंट मैंने यहां पर डाल दिया 3,1। अब यदि मैं यहां पर 3,1 रख देता हूं तो अभी भी ये ट्रांजिटिव है। कैसे है ट्रांजिटिव? 1,2, 2,3 तो 1,3 है, ठीक है। 2,3 3 से पे खत्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3,1 तो 2,1 ये रहा, ठीक है। यदि हम ऐसे देखें 1,2, 2,1 तो 1,1 भी है। यदि आप ऐसे देख लो 1,3, 3,1 तो 1,1 भी है। मतलब यहां पर ट्रांजिटिव तो ये है पर अभी भी ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 3,2 यहां पर नहीं है, 2,3 का उल्टा 3,2 यहां पर नहीं है। तो अभी भी ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बस ये 3 ही रिलेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। अब देखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी का अगला वाला देखो, एग्जाम्पल 48 में आपको क्या दिया हुआ है कि सेट 1, 2, 3 पर आपको रिलेशन बनाना है जिसमें 1,2 और 2,1 तो होना ही चाहिए और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और ऐसे मैक्सिमम 2 ही रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने 1,2 होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 को रखना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो हाँ, ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे है? 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है। और यदि मैं इसको a, b मान लूं और इसको b, c मान लूं, ये a, b और ये b, c, तो 2,1 है, 1,2 है तो a, c मतलब 2,2 भी होना चाहिए। तो हाँ, वो भी है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक भी ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी यहां पर है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो ये पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन हम यहां पर क्या बना सकते हैं जो कि जिसमें 1,2 और 2,1 तो होना ही चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास में क्या क्या बच रहा है? 1, 2 आ गया, 2, 1 आ गया, ये दोनों भी आ चुके हैं। अब मेरे पास में ये 3, 4 एलिमेंट बच रहे हैं। कौन कौन से? एक 1, 3, 2, 3, 3, 1 एंड 3, 2। यदि मैं यहां पर 1, 3 को रखता हूं तो मुझे 3, 1 को भी रखना पड़ेगा। अब देखो, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, सिमेट्रिक है। 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है। क्या ये ट्रांजिटिव है क्या? तो देखो, 1, 3 है, 3, 1 है तो 1, 1 है। पर यदि मैं ऐसे देखूं 2, 1 है, 1, 3 है तो 2, 3 भी रखना पड़ेगा। अभी ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है क्योंकि यहां पर 2, 3 नहीं है, तो मुझे यहां पर 2, 3 भी रखना पड़ेगा। पर जैसे ही मैं 2, 3 रखता हूं तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3,2 भी यहां पर रखना पड़ेगा। तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए, पूरे 9 एलिमेंट्स यहां पर आ गए हैं, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक भी बन गया है, ट्रांजिटिव भी बन गया है और रिफ्लेक्सिव भी बन गया। मतलब जैसे ही मैंने यहां पर 1,3 रखा तो मुझे 3,1 रखना पड़ेगा। पर अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे यहां पर 2,3 रखना पड़ेगा। 2,3 बनाया तो फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए वापस से इसका उल्टा वाला भी रखना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे। तो एक रिलेशन तो ये होगा और दूसरा रिलेशन ये होगा। बस यहां पर 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं और बोर्ड्स में आए भी हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए, अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन यहां पर भी नहीं करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है वही मैं करवाऊंगा। बाकी के क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे दूंगा, आपको खुद से करना है। उसके बाद में भी यदि आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? लेट एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन बनाया गया है और वो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन g r टू r, आपको g एक फंक्शन बनाना है सच दैट g of f
इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई। आपको g ऑफ x एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, और आपको ये दिया हुआ है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, कि यदि मैंने जी ओ एफ एक्स निकाला तब भी x आएगा, और एफ ओ जी एक्स निकाला तब भी x आएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि यदि जी ओ एफ एक्स भी x के इक्वल है और एफ ओ जी एक्स भी x के इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि g जो है वो f का इनवर्स होगा और f जो है वो g का इनवर्स होगा। मतलब g और f एक दूसरे के इनवर्स होंगे। यहां पर इसका क्या मतलब है कि g ऑफ x जो आएगा वो f का इनवर्स होगा। तो हमें क्या करना है, बस उसने थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर क्वेश्चन को पूछ लिया है। बोला यही है कि आपको एफ एक्स का इनवर्स निकालना है, बट उसने डायरेक्ट नहीं पूछा है। उसने बोल दिया कि जीओएफ और एफओजी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ जी का इनवर्स होगा और जी एफ का इनवर्स होगा। तो आपको एफ का इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो आप एफ का इनवर्स कैसे निकालोगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लेता हूं, y इक्वल टू 10x प्लस 7, और यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 7/10। ये आपका इनवर्स आ गया। आप वापस से इसको x से रिप्लेस कर दो, तो g ऑफ x, या अभी थोड़ी देर के लिए y लिख लो क्योंकि y की टर्म्स में, तो g ऑफ y कितना आ गया, y माइनस 7/10। मैंने बोला g ऑफ x फाइंड करना है, g ऑफ x फाइंड करना है, तो y की जगह पर x पुट कर दो, तो g ऑफ x कितना आ जाएगा, x माइनस 7/10। ये आपका आ गया g ऑफ x। बस आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि यदि GOF और FOG दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब G F का इनवर्स होगा और F G का इनवर्स होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पे। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया हुआ है, लेट F होल नंबर टू होल नंबर्स, एक फंक्शन है होल नंबर से होल नंबर पर, बी डिफाइंड एज f ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड। यदि n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालनी है, एंड f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज इवन। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, आपको यह बताना है कि f इन्वर्टिबल है, और यदि वो इन्वर्टिबल है तो आपको इस फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। मैंने आपको ये चीज बताई थी इसके पहले वाले लेक्चर में कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यदि 1 1 और ऑन टू आपने प्रूव कर दिया, मतलब कि हाँ ये इन्वर्टिबल होगा, और फिर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। 1 1 के लिए 1 1 के लिए आप क्या करते थे, लेट x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट्स इन डोमेन। होल नंबर से होल नंबर्स के सेट पर है, ये होल नंबर्स से होल नंबर। मैंने यहां पर दो एलिमेंट मान लिए x1 और x2, ठीक है, और हम ये मान रहे हैं, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी। यदि ऑड होगा तो फंक्शन की वैल्यू यहां से निकलेगी, यदि इवन होगा तो फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालेंगे। अभी मैंने मान लिया x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। यदि मैंने एक को ऑड मान लिया और दूसरे को इवन मान लिया, फिर हम बोल रहे हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब आप लोगों के दिमाग में जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस या लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो पहले के वीडियोस देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसके पहले आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। हाँ, तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पुट किया। f ऑफ x1, बट x1 क्या है, ऑड है, तो यहां से वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x1 माइनस 1
एफ ऑफ x2 इवन है तो यहां पर पुट करेंगे x2 प्लस 1, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। पर क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? x1 ऑड है, x2 इवन है, किसी भी ऑड नंबर में से किसी भी इवन नंबर को माइनस करने पर 2 कभी नहीं आ सकता है। आप ट्राई करके देख लो। मैंने 3 ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस किया, 1 आएगा। किसी भी ऑड नंबर को ले लो, 5 में से 2 माइनस किया, 3 आएगा। 2 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। यदि मैं ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करूंगा तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इवन नहीं आ सकता, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम क्या करते थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करते थे और सॉल्व करते जाते थे, और यदि लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोल देते थे कि 1-1 है। पर हमने अभी x1 को ऑड मान लिया, x2 को इवन मान लिया, सॉल्व किया, x1 इक्वल टू x2 तो नहीं आया, कुछ और आया। पर अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 1-1 नहीं है, क्योंकि ये चीज भी तो पॉसिबल नहीं है। x1 इक्वल टू x2 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। पर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कभी भी? तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने एक को ऑड माना है, दूसरे को इवन माना है। मतलब आप यहां पर x1 और x2 को ऑड इवन नहीं ले सकते हो, आपको या तो दोनों को ऑड मानना पड़ेगा या फिर आपको दोनों को इवन मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता हूं कि एक ऑड है एक इवन है, मतलब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि मैं एक को ऑड और एक को इवन मानता हूं तो ये चीज आ रही है और ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मैंने मान लिया, तो ये वाला दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं मान रहा हूं x1 एंड x2 आर इवन या ऑड, आपको जो भी मानना है, मैं इवन मान रहा हूं, ठीक है। यदि ये दोनों इवन है, फिर हमने वही चीज करी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, दोनों इवन है तो इधर क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1 एंड x2 प्लस 1। यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। वैसे ही यदि मैं इफ, ये केस 1 हो गया, इफ x1 एंड x2 आर ऑड, यदि आप दोनों को ऑड मानते हो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, यहां से भी आपको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। तो मतलब x1 इक्वल टू x2 आ रहा है दोनों केस में, मतलब ये 1-1 है, इट इज 1-1। अब आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यदि दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट छूट गया मतलब कि ये ऑन टू नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि दूसरे वाले सेट में कोई एलिमेंट छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। तो देखो आपको ये दो डेफिनेशन दी हुई है, मैं भी इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। तो y इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। यहां से मैंने n की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, y प्लस 1, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस 1 ये हो गया। केस 2 y इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज इवन। तो यहां से भी n की वैल्यू निकाल लो, y माइनस 1। अब देखो मुझे ये बताना है कि y की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी ही होगी। y मतलब क्या, इधर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं y, और वो क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये सारी वैल्यूज को हम y बोल रहे हैं। यदि मैं कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं y की, तो क्या जो नंबर आएगा वो हमेशा एक होल नंबर ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है? हमेशा होल नंबर आएगा, है ना। मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो डेसिमल में तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि y क्या, एक होल नंबर। और उसमें यदि मैं +1 करूं या उस वैल्यू में से मैं -1 करूं, जो भी वैल्यू आएगी वो एक होल नंबर ही आएगी। मतलब n की, y की जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो n की जो भी वैल्यू आएगी, इस केस में या इस केस में, दोनों केस से हमेशा एक होल नंबर ही आएगी।
मतलब y की हर वैल्यू पर n की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। n मतलब इधर के एलिमेंट्स, y की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज है। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x। ऐसा लिख लो आप, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू होल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। y की हर वैल्यू पर, y की जगह पर हम कोई भी होल नंबर पुट करेंगे तो n की जो भी वैल्यू आएगी, भले यहां से निकालो या यहां से, हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। मतलब y की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी। मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और यहां पर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, इसका मतलब कि ये ऑन टू होगा। समझ गए? तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब कि ये इन्वर्टिबल होगा। और यदि ये इन्वर्टिबल होगा तब उसने बोला उसका इनवर्स फाइंड करो। तो जब हमने ये चीज निकाली तो ये क्या है, उसका इनवर्स है, तो इसके दो इनवर्स आएंगे, क्योंकि आपको दो फंक्शन दिए हुए तो इनवर्स भी दो आएंगे। पहले वाले का इनवर्स ये आएगा, दूसरे वाले का इनवर्स ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। बहुत सिंपल है। इसका अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, उसके बाद में आपको ही करना है। देखो, उसने एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और उसने बोला है फाइंड f of x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? f of x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए m मान लो। तो f of m क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, और m की वैल्यू यहां पर पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, तो f of x आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, f of x निकालना था, तो f of x की जगह पर वो पुट कर दिया, इस पूरे को भी m मान लिया, तो ये क्या हो गया? f of m में मतलब f of m मतलब m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, और m की वैल्यू यहां पर पुट करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको f of m मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल है। शो दैट फंक्शन f एक फंक्शन है, कहां से कहां पर? रियल नंबर्स से। जो दूसरा सेट है उसमें क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट -1 x क्या है? 1 से -1 के बीच में। मतलब पहले सेट में तो सारे रियल नंबर्स हैं, और दूसरे सेट में क्या है? x से, और x क्या है? -1 से 1 के बीच के रियल नंबर्स। मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर दूसरे सेट में क्या है? -1, 1 के बीच के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, डेसिमल वाले सब। ठीक है, डिफाइंड बाय f of x। आपको फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें फिर से दो अलग अलग केस बनेंगे। आप 1 1 के लिए जब चेक करोगे, मैं क्या करूंगा? यहां पर दो एलिमेंट मान लूंगा, x1 एंड x2। मैंने मान लिया कि x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है। हम ऐसा लेकर के चलते, क्योंकि हमें नहीं पता, ये दो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। हम ये लेकर के चलते और देखते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। अब आपने क्या बोला है? f of x1 इज इक्वल टू f of x2। f of x1 क्या होगा? x1 अपॉन 1 प्लस x1 आएगा, क्योंकि x1 पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा तो बाहर प्लस का साइन ही रहेगा। x2 नेगेटिव है तो x2 अपॉन 1 माइनस x2 हो जाएगा।
ठीक है, जब मॉड हटता है और अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो अपने आप बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन आ गया, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव साइन बना देंगे। ये बेसिक चीजें हैं, यदि क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखना, इसके पहले के लेक्चर्स आप देखो, उसके बाद में ही ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। इसको उधर भेज देते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, ये पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? ये बाहर माइनस का साइन है और ये भी नेगेटिव है, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, तो दोनों को प्लस करने पर पॉजिटिव आएगा। बट राइट साइड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। मतलब ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ये नेगेटिव क्यों आएगी? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड की पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। एलएचएस में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आरएचएस में नेगेटिव, तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव माना था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जो दो नंबर अज्यूम किए हैं इधर के डोमेन के, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लेने पर यह आ रहा है और ये चीज तो हो ही नहीं सकती है। तो हमने गलती कहां कर दी? यहां पर कर दी। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे या फिर दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो पहले हम दोनों को पॉजिटिव लेके देखते हैं। x1 एंड x2 आर पॉजिटिव, ये माना आपने, तो आपका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? x1 अपॉन 1 प्लस x1, मॉड हटेगा तो साइन प्लस का ही आएगा, x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो लास्ट में आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब कि वो 1 1 है। या फिर आप दोनों को नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2। उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। इसका मतलब कि ये 1 1 तो हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो, ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, एक काम करो, इसके हम दो केस बना लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। केस 1, y मान लेता हूं मैं इसको, y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो y आएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। केस 2, यदि x 0 से छोटा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स, y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। इतना समझे? अब मुझे ये चेक करना है कि क्या y की ऐसी, y मतलब कि इधर के नंबर्स, y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर मैं पुट कर सकता हूं y की जगह पर। -1 नहीं ले सकता और 1 भी नहीं ले सकता, उनके बीच का कोई भी नंबर मैं पुट कर सकता हूं। यहां पर भी पुट कर सकता हूं, वहां पर भी पुट कर सकता हूं। तो देखो, यदि मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं या वहां पुट कर दूं, x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक रियल नंबर ही आएगी। रियल नंबर्स के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। क्या y की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू इमेजिनरी आ सकती है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं?
क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू तो तब आती है जब स्क्वायर रूट लगा हो। रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, बट यहां पर रूट है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। मतलब मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और x की जो भी वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर ही होगी। मतलब कि इधर y की जितनी भी वैल्यूज है उस पर कुछ ना कुछ प्री इमेज है यहां पर। मतलब यहां की y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि यहां का हर एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड है, कोई भी एलिमेंट इधर का छूटा नहीं है, और इधर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू होगा। समझा मेरी बात? तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। y की हर वैल्यू पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू है और जो कि एक रियल नंबर होगी, एंड देयरफॉर इट इज ऑन टू। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। शो दैट द फंक्शन R2R इज इंजेक्टिव। आपको प्रूव करना है कि इंजेक्टिव है f of x। इंजेक्टिव मतलब 1 1। f of x1 इक्वल टू f of x2 पुट करना और सॉल्व कर लेना। यदि लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला है कि आपको गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शन। पहला फंक्शन होगा n2z नेचुरल नंबर से इंटीजर पर, और दूसरा फंक्शन होगा z2z इंटीजर से इंटीजर पर, सच दैट g of f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। और इस तरीके से बताना है कि g of f जो है वो 1 1 होगा, 1 1 होना चाहिए, पर g 1 1 नहीं होगा। ठीक है, और उसका आंसर भी उसने हिंट में दे दिया वैसे, बट ठीक है फिर भी समझ लेते हैं। f of x इक्वल टू x मान लिया एंड g of x इक्वल टू mod x मान लिया। ये फंक्शन z2z पर है और ये n2z पर है। ठीक है, यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां पर इंटीजर्स है, यहां पर भी इंटीजर्स है। g of x जो है वो अभी 1 1 नहीं है क्योंकि इंटीजर्स, इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आता है। -1 जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा इमेज आएगी 1, 1 की भी 1 आएगी, तो g वाला फंक्शन तो 1 1 नहीं है, क्योंकि g of -1 भी 1 आ रहा है और g of 1 भी 1 आ रहा है। दो एलिमेंट की सिंगल इमेज, मतलब ये 1 1 नहीं है। ये वाला तो 1 1 है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये f वाला फंक्शन 1 1 है, g वाला नहीं है। अब हम g of f बना लेते हैं, तो g of x, तो g of f of x ऐसा लिखा, मतलब g में f of x कितना है x, तो g of x कितना हो जाएगा mod x। समझे मेरी बात? मतलब कि आपका g of x भी क्या आ रहा है, mod x ही आ रहा है। पर अब देखो, जब g of f बनाया तो g of f मतलब क्या, a से डायरेक्ट c पर, ये होगा आपका g of f। तो अब देखो डोमेन चेंज हो गया है। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और को डोमेन क्या है, इंटीजर्स। क्या यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। अब 1 की इमेज क्या होगी, 1 होगी, g of x 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। यहां पर -1 है ही नहीं। यदि यहां पर -1 होता तो -1 की इमेज भी 1 होती और 1 की भी 1 होती। ठीक है, पर यहां पर -1 है ही नहीं। तो जैसे ही डोमेन और को डोमेन चेंज हो गया तो वही वाला फंक्शन जो पहले 1 1 नहीं था अब वो 1 1 बन गया। तो इसीलिए डोमेन और को डोमेन को आपको अच्छे से देखना है। g of x भी mod x आ रहा है, g of x भी mod x था, पर ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं था क्योंकि डोमेन और को डोमेन यहां पर z2z था। जब g of x बनाया तो n2z हो गया, तो अब ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है खुद से, हिंट भी दी हुई है उसमें। आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर।
इसमें कुछ बाइनरी ऑपरेशंस के भी क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस से हट चुका है, तो वो वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं। यदि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो मैं बताऊंगा, नहीं तो हम स्किप कर देंगे। देखो, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, आपको X एक सेट दिया हुआ है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। कंसिडर P of X which is the set of all the subsets of X। हमने एक सेट बनाया P of X, और इस P of X में क्या है, X के जितने भी सबसेट्स हैं वो सब यहां पर हैं। देखो, एक चीज पिछले साल का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने माना एक सेट है 1,2। ए के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, एक तो 1, 2, 1,2 एंड एक नल सेट। ए के 4 सबसेट्स बन सकते हैं मैक्सिमम। इन चारों सबसेट्स को एलिमेंट्स मान करके मैंने एक बड़ा सेट बना लिया। इन चारों सबसेट्स को, वो जो सेट ए था उसके चारों सबसेट्स को हमने ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट मान करके एक बड़ा सेट बना लिया। तो ये जो बड़ा सेट जो बनता है इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। समझे मेरी बात? तो वही बात यहां पर हो रही है कि X एक सेट है और X के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको एलिमेंट मान करके हमने एक बड़ा सेट बनाया, और उस बड़े सेट को उसने बोला है पावर सेट ऑफ X। ठीक है, यही बोला है उसने। कंसिडर P of X which is the set of all subsets of X। P of X एक सेट है जिसमें कि X के जितने भी सबसेट्स है वो यहां पर हैं। ठीक है, अब देखो, डिफाइन द रिलेशन R इन P of X एज फॉलोज। अब उसने इस वाले सेट पर, ये P of X पर एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन क्या है, फॉर सबसेट्स A, B। यहां पर जो भी सबसेट्स होंगे वो किसके होंगे, X के। तो मैंने वैसे ही जो सबसेट्स है उनको रैंडम नाम दे दिया, उसको A और B नाम दे दिया। यहां पर जो भी एलिमेंट है तो उसको हमने एक वेरिएबल वाला नाम दे दिया A, B। अब रिलेशन क्या बोलता है कि A रिलेटेड टू B, मतलब इसमें दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, इफ A इज सबसेट ऑफ B। यदि पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है तभी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा। मेरी बात आपको समझ में आई? इस पावर सेट पर हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, A, B, उसका एलिमेंट है सच दैट A इज सबसेट ऑफ B। ये रिलेशन है कि इस रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिसमें पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा। इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब X के क्या है, सबसेट्स हैं। उन सारे एलिमेंट्स पर हमने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन को हम बोल रहे हैं A, B उसका एलिमेंट है, बट वो कब होगा, जब A इज सबसेट ऑफ B है, तभी होगा। आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, चेक करना है। तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे बताना है कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। मैंने बोला 1,2 ये एक सेट है, तो इसके जब मैं सबसेट निकालूंगा तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1,2 भी आएगा, और एक 5 नल सेट भी आएगा। मतलब इसके सबसेट में 1,2 भी आ रहा है। तो अल्लाह हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A, बिलोंग्स टू द रिलेशन। मतलब हर एलिमेंट इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, खुद का सबसेट होगा, तो खुद हर एलिमेंट खुद के साथ में कंबाइन हो जाएगा। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं।
देखो सिमेट्रिक यहां पर नहीं होगा। ये सिमेट्रिक के लिए मैंने मान लिया लेट ए कॉमा बी, लेट कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी उस रिलेशन का एलिमेंट है। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। तो क्या बी ए का सबसेट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया, तो बी जो है वो कभी भी ए का सबसेट नहीं होगा। इट मीन्स बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। B is not a subset of A. Therefore, B comma A does not belongs to R, and therefore it is not symmetric. ठीक है। अब ट्रांजिटिव होगा। देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव में भी आपने दो एलिमेंट मान लिए। लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. ए कॉमा बी भी उस सेट का एलिमेंट है, बी कॉमा सी भी है। तो यदि ए कॉमा बी उसका एलिमेंट है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ए बी का सबसेट, बी सी का सबसेट, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ए जो है वो सी का भी सबसेट होगा। और यदि ए सी का सबसेट है, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और यदि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट है तो वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो बाइनरी ऑपरेशंस का है, वो आप रहने दो। 10th वाले क्वेश्चन में वही जो अभी हमने एक एग्जांपल में किया था, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू n टू इटसेल्फ। तो यहां पर इसका आंसर होगा n फैक्टोरियल। कितने मैक्सिमम ऑन टू फंक्शन यहां पर बनाए जा सकते हैं? तो n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर होगा n फैक्टोरियल। मैक्सिमम इतने फंक्शन कॉम्बिनेशन होंगे वहां पर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, वो आपका होमवर्क है। उसमें आपको दो सेट्स दिए हैं, उसने बोला इनवर्स फाइंड करो। तो पहले वाले का इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 1 कॉमा सी, उल्टा कर देना है बस। 12th क्वेश्चन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का है, 13th भी बाइनरी ऑपरेशन का है, 14th भी बाइनरी ऑपरेशन का है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15th क्वेश्चन करते हैं। ए लेट ए इज इक्वल टू -1, -0, -1, -2 और बी में एलिमेंट दिए हुए हैं -4, -2, -0, -2। एफ और जी दो फंक्शन बनाए गए। एफ कॉमा जी कहां से कहां पर? ए से बी पर। ए से बी पर दो फंक्शन बनाए गए, एक को नाम दे दिया एफ, दूसरे को दे दिया जी। एफ वाला फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड में एक्स -1/2 -1। आर एफ एंड जी इक्वल, क्या एफ और जी इक्वल है? आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है क्या। एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। पहले मैं एक्स की वैल्यू -1 यहां पर पुट करूंगा, फिर एक्स की वैल्यू में -1 यहां पर पुट करूंगा। देखते हैं कि दोनों की क्या वैल्यू आ रही है। एफ ऑफ -1 निकाल लो, -1 का स्क्वायर 1 -1 2 आएगी। जी ऑफ -1 निकाल लो, 2 मॉड में -1 -1/2 -1, तो कितना आएगा? 2 इंटू 3/2 -1, 2 से 2 कट गया, 2 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रही है।
फिर वैसे ही आप 0 पर दोनों फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, f(0) निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, 0 आएगा। g(0) निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आप 1 पे वैल्यू निकाल लो दोनों फंक्शन की, फिर 2 पे निकाल लो। यदि सारी वैल्यूज इक्वल आती है दोनों फंक्शन में, मतलब कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में आ सकते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3, आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। आपको ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिसमें 1, 2 और 1, 3 तो होना ही चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, क्या सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और ये दोनों एलिमेंट तो वहां पर आने ही चाहिए। 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा और 3, 3 आएगा। ये मैंने a क्रॉस a लिख दिया है कि मैक्सिमम इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं उस रिलेशन में। ठीक है, 1, 2 रखना पड़ेगा, 1, 3 रखना पड़ेगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 रखना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है। सिमेट्रिक बनाना है तो 2, 1 भी रखना पड़ेगा और 3, 1 भी रखना पड़ेगा। अब देखो, अब चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है, तो 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, तो देखो 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 है, ये तो ट्रांजिटिव बन रहा है। यहां पर 2, 1 है, 1, 2 है, तो 2, 2 भी है, ऐसे भी बन रहा है ट्रांजिटिव। 1, 3 है, 3, 1 है, तो 1, 1 है, 3, 1 है, 1, 3 है, तो 3, 3 भी है। पर अब देखो, ऐसे देखो 2, 1 है, 1, 3 है, बट 2, 3 नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, समझे मेरी बात। 3, 1 है, 1, 2 है, बट 3, 2 नहीं है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये तो एक बन गया। क्या और बनाए जा सकते हैं क्या? तो मैंने 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, ये दोनों तो कंपलसरी हैं। सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 रखना पड़ेगा, 3, 1 रखना पड़ेगा। अब मेरे पास में क्या बच रहा है, 2, 3 बच रहा है। यदि मैं यहां पर 2, 3 रखता हूं तो 3, 2 भी रखना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो अब तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। पर आपको तो वैसे बनाने हैं जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होंगे, मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता है। तो कितने रिलेशन यहां पर बनेंगे? सिर्फ एक ही रिलेशन यहां पर बनेगा, तो इसका आंसर होगा ए, ओनली 1 रिलेशन। ठीक है, देखो इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। उस क्वेश्चन में आपसे बोला है लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इज। उसने बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है और जिसमें 1, 2 होना चाहिए। 1, 2 होना चाहिए, 1, 2 रख दिया। 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों आपको चाहिए। तो देखो 1, 2 है तो 2, 1 रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। रिफ्लेक्सिव तो बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ट्रांजिटिव है क्या? तो हाँ, ट्रांजिटिव भी है। क्यों? 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी है। ऐसे देख लो 2, 1 है, 1, 2 है, तो 2, 2 भी है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। एक रिलेशन हमने बना दिया। अब देखो दूसरा वाला 1, 2 तो रखना ही पड़ेगा, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 भी रखना पड़ेगा। यहां पर 2, 1 भी आएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास में मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे पास में बच रहा है 1, 3। यदि मैं यहां पर 1, 3 रखता हूं तो मुझे 3, 1 भी रखना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए।
क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है। सिमेट्रिक है? हाँ है। पर क्या ये ट्रांजिटिव है? और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। देखो 2-1 है, 1-3 है, बट 2-3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 2-1 है, 1-3 है, बट 2-3 नहीं है, तो मुझे यहाँ पर 2-3 रखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर 2-3 रखूंगा तो अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक बनाने के लिए 3-2 भी रखना पड़ेगा। मतलब सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। तो एक तो ये वाला रिलेशन बनेगा और दूसरा ये वाला रिलेशन बनेगा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मैक्सिमम यहां पर कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? 2। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। सिर्फ 2 ही रिलेशन यहां पर बनेंगे। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया हुआ है, लेट एफ R to R बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज, सिग्नम फंक्शन ये होता है f of x इक्वल टू -1 0 1। फंक्शन की वैल्यू -1 कब होती है? 0 से कम पर। यदि x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, यदि x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। यदि आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप इसके पहले के लेक्चर्स को देखें, उसमें मैंने सिग्नम फंक्शन समझाया है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। एंड g एक फंक्शन है, वो भी R to R पर है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन g of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करूंगा, मान लो 0.5 पुट करता हूं, तो 0.5 किसके बीच में आ रही है? 0 और 1 के, तो उसमें छोटी वाली वैल्यू ये दे देगा। यदि मैंने यहां पर पूछा g of 1.3 कितना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1.3 और आंसर कितना आएगा? 1, जो भी छोटी वैल्यू है वो। यदि मैंने बोला 2.3 क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो 2 आएगा। अभी आप इतना समझ लो। आपको यदि डिटेल में समझना है तो आप पहले के लेक्चर्स देखना, उससे समझ में आएगा। तो आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। देन डज FOG एंड GOF कोइंसाइड इन 0, 1। उसने पूछा है कि FOG और GOF क्या 0, 1 में कहीं पर कोइंसाइड करेंगे क्या? मतलब कहीं पर भी इनकी वैल्यू सेम आएगी क्या? मैं सबसे पहले FOG निकाल लेता हूं x, जिसमें x की वैल्यू क्या है? x बिलोंग्स टू 0, 1। 0 से 1 के बीच की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। मान लेते हैं मैंने 0.5 पुट कर दी, तो f of g of 0.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने 0.5 पुट किया। 0.5 पुट करूंगा तो छोटी वाली वैल्यू ले लेगा, मतलब 0 आ जाएगा। f of 0, f of 0 कितना होगा? 0 होगा उस वाले फंक्शन में। अब यहां पर निकालते हैं GOF 0.5, तो g of f of 0.5, ठीक है। f of 0.5 क्या होगा? सिग्नम फंक्शन में आपने 0.5 ली x की वैल्यू। मैंने क्या बताया कि जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। यहां पर 0.5 है x की वैल्यू, 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये f of 0.5 की वैल्यू आ गई 1। अब g of 1, जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इधर 0.5 पर FOG की वैल्यू 0 आ रही है, उधर 0.5 पर GOF की वैल्यू 1 आ रही है। दोनों सेम नहीं आ रही है, मतलब कि दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये तो हो गया 0.5 पर। अब 1 पर निकाल के देखते हैं, क्योंकि 1 यहां पर मैं ले सकता हूं, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब 1 इंक्लूडेड है। तो देखो 1 पे निकाल के देखते हैं, नोट कर लेना आप लोग। यहां पर मैं यदि 1 रखता हूं दोनों में, तो f of g of 1
g ऑफ 1 यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं 1 पुट करूंगा तो 1 ही आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं कुछ 1.2 तब भी 1 आएगा। 1.3 भी पुट करूंगा तब भी 1 आएगा। 2.3 पुट करूंगा तो 2 आएगा। जो छोटी वैल्यू है वो वाली आ जाएगी, 1 पे 1 ही आएगी। तो f ऑफ 1, अब f ऑफ 1 0 से बड़ी वैल्यू तो 1 आएगा। यहां पर g ऑफ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 मतलब इस वाले फंक्शन में 1 पर 1 क्या x से 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, तो g ऑफ 1, और g ऑफ 1 कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब हाँ 1 पर कोइंसाइड करेगा फंक्शन दोनों, बट 0 पर कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है रिलेशन एंड फंक्शन की। इसके बाद में अगले वाले लेक्चर में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। उसके पहले आप रिलेशन फंक्शन को अच्छे से स्टडी कर लें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी आप अच्छे से समझ पाओगे यदि आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझ में आया है तो पढ़ते रहो, घर पर आप प्रैक्टिस करो, और यदि आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।